102 हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द वेट लॉस रेवोल्यूशन, वेट लॉस ड्रग्स एंड हाउ टू यूज देम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इसका विमोचन किया। इस पुस्तक को प्रख्यात एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर अम्बरीश मित्तल और शिवम वैद्य ने लिखा है। तो आंसर है ए, यानी कि केवल। तो इस पुस्तक को प्रख्यात एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर अम्बरीश मित्तल और शिवम वैद्य ने लिखा है। हाल ही में 2025 केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने द वेट लॉस रेवोल्यूशन, वेट लॉस ड्रग्स एंड हाउ टू यूज देम नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को विख्यात एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर अम्बरीश मित्तल और शिवम विज ने लिखा है। 103 16 अगस्त 2025 को किस राज्य यूटी में विधि सम्मत स्थानांतरण दिवस की जुड़े ट्रांसफर डे मनाया गया? तो पुडुचेरी। 16 अगस्त 2025 को पुडुचेरी में विधि सम्मत स्थानांतरण दिवस मनाया गया। यह दिन 1962 में संधि के बाद पुडुचेरी कराईकल, माहे और यनम के पूर्ववर्ती फ्रांसीसी बस्तियों के भारतीय संघ में औपचारिक हस्तांतरण का प्रतीक है। 16 अगस्त 1962 को फ्रांसीसी सरकार ने विधि सम्मत हस्तांतरण के माध्यम से पांडिचेरी और अन्य फ्रांसीसी प्रशासित स्थानों के विलय को स्वीकार कर लिया। 2016 तक 16 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन 2016 के बाद से इसे डे जरूर ट्रांसफर डे के रूप में मनाया जाता है। किजूर स्मारक पर पुडुचेरी विधानसभा अध्यक्ष और सेल्वम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। इसमें इससे पहले 1954 में किजूर में एक जनमत संग्रह हुआ था, जिसमें भारी बहुमत ने भारत में शामिल होने का पक्ष मतदान में किया था। हर साल 1 जुलाई को पुडुचेरी के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 लागू हुआ था। इसके तहत पुडुचेरी को विधानसभा और मंत्रिपरिषद प्रदान की गई थी। पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र तमिलनाडु राज्य में घिरे हुए हैं, जबकि माहे केरल राज्य से और यनम आंध्र प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। 104 हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी की गई पीईआई समिति की का मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय क्षेत्र में नवाचार और जोखिम न्यूनीकरण के बीच संतुलन बनाना। सी। हाल ही में अगस्त 2025 भारतीय रिजर्व बैंक ने फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति की रिपोर्ट जारी की। इसमें नवाचार और जोखिम न्यूनीकरण के बीच संतुलन बनाते हुए वित्तीय क्षेत्र में जिम्मेदार एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 7 मार्गदर्शक सूत्र दिए गए हैं। यह समिति आईआईटी बॉम्बे के डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में दिसंबर 2024 में बनी थी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की सेरेब्रो डिवाइस के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह सिर में होने वाली गंभीर ब्रेन इंजरी और रक्तस्राव का पता सिर्फ 2 मिनट में लगा सकता है। यह नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक पर आधारित है और इसमें लर्निंग एल्गोरिथम लगा हुआ है। आंसर दोनों ही सही है। भारतीय सेरेब्रो डिवाइस। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एक पोर्टेबल हैंड हेल्ड डिवाइस सेरेब्रो विकसित किया है, जो सिर में होने वाली गंभीर ब्रेन सर्जरी और आंतरिक रक्तस्राव का पता सिर्फ 2 मिनट में लगा सकता है। इसे आईसीएमआर मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक्स सेक्रेटेरिएट एम्स भोपाल में निमहांस और बायोस्कैन रिसर्च के सहयोग से तैयार किया गया। एम्ब्रायो सीटी स्कैन मशीन की तुलना में यह डिवाइस काफी छोटा और सस्ता है। इसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए है। यह नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक पर आधारित है। इसमें लर्निंग एल्गोरिथम लगा हुआ है, जो दिमाग में खून बहने, ब्रेन ब्लीड और सूजन का पता महज 2 मिनट में लगा लेता है। अगस्त 2025 में टिकटॉक ने किस देश के पर्यटन बोर्ड ने एक क्रिएटर नेतृत्व वाले अभियान के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक साझेदारी की घोषणा की थी? तो नेपाल। हाल ही में अगस्त 2025 टिकटॉक और नेपाल पर्यटन बोर्ड ने एक क्रिएटर नेतृत्व वाले अभियान के माध्यम से नेपाल के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक साझेदारी की घोषणा की थी। हाल ही में चर्चा में रही 130वें संविधान संशोधन विधेयक का मुख्य प्रावधान क्या है? आंसर है बी, यानी कि गंभीर अपराधों के आरोप में हिरासत में लिए गए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को हटाना। तो हाल ही में 130वां संविधान संशोधन विधेयक। हाल ही में संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 केंद्र प्रशासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश किए गए। यह विधेयक गंभीर
अपराधों 5 वर्ष से अधिक कारावास वाले के आरोप में 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों को हटाने का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य संवैधानिक नैतिकता और सुशासन को सुनिश्चित करना है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 51 में संशोधन प्रस्तावित करता है। नई धारा 5 के तहत गंभीर अपराधों में 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री को उपराज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर 31 दिन तक हटाया जाएगा। यदि सलाह नहीं मिलती तो मंत्री स्वतः मुक्त हो जाएगा। हिरासत में रिहा होने पर उपराज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री या मंत्री को पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। इससे भविष्यमुखी नियुक्तियों का रास्ता खुला रहेगा। अग्नि 5 मिसाइल के संदर्भ में नियुक्ति पर विचार कीजिए प्लीज। केवल तो यह सड़क गतिशील लॉन्चर से भी दागी जा सकती है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल भारत ने अपनी सबसे उन्नत मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में किया गया है। अग्नि 5 की सबसे बड़ी खासियत इसकी 5000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता है, यानी यह मिसाइल एशिया महाद्वीप के लगभग सभी देशों और यूरोप के कुछ हिस्सों तक आसानी से पहुंच सकती है। यह आधुनिक नेविगेशन मार्गदर्शन और पुनः प्रवेश प्रणाली से लैस है। साथ ही यह परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। डीआरडीओ द्वारा विकसित यह मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और सड़क गतिशील रोड मोबाइल लॉन्चर से भी दागी जा सकती है। हाल ही में भारत और यूरेशियाई अर्थ संघ के मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता का शुभारंभ करने के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। यूरेशियन आर्थिक संघ किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो ये 2015। हाल ही में अगस्त 2025 भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ के मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता का शुभारंभ करने के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए गए। यूरेशियन आर्थिक संघ वर्ष 2015 से अस्तित्व में आया था। रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, अर्मीनिया और किर्गिस्तान की सहायता वाला यह संघ एक आर्थिक सहयोग मंच है। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए। भारत की मेजबानी में पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होगा। राजस्थान की मानिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता। दोनों ही सही है। भारत में पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगी। राजस्थान की मानिका विश्वकर्मा 18 अगस्त 2025 को आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 विजेता बनी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला शहर बना जिसमें रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाए गए हैं? तो वाराणसी। हाल ही में अगस्त 2025 वाराणसी भारत का पहला शहर बना जिसने रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल और सौर पैनल लगाए हैं। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में यह पायलट परियोजना भारतीय रेलवे के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए समर्थन करती है। हाल ही में अगस्त 2025 नई दिल्ली में द कुंज नामक प्रमुख खुदरा और सांस्कृतिक स्थल का उद्घाटन किसने किया? तो श्री गिरिराज सिंह। हाल ही में अगस्त 2025 के केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली के बसंत कुंज में नेल्सन मंडेला मार्ग पर प्लॉट संख्या 8 में प्रमुख खुदरा और सांस्कृतिक स्थल द कुंज का उद्घाटन किया। उसका उद्देश्य कारीगरों को सशक्त बनाना, बाजार तक पहुंच बढ़ाना और डिजाइन आधारित अनुभवात्मक दृष्टिकोण से शिल्प क्षेत्र की परिकल्पना करना है। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किस तरह के 29वें उपग्रह एस 2025 U1 की खोज की? तो नेपच्यून। नासा ने घोषणा की कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक नए यूरेनस 29वें उपग्रह की खोज की है। इसका नाम एस 2025 U1 दिया गया है। ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल ने किस नाम से एक एआई स्टार्टअप लॉन्च किया है? तो पैरेलल वेब सिस्टम। ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल ने कहा कि पैरेलल वेब सिस्टम नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप लॉन्च किया है जो एआई एजेंट्स को इंसानों की तरफ से काम पूरा करने में मदद पर केंद्रित कर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिले के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से परशुरामपुरी कर दिया है। तो जहाँ शाहजहांपुर, परशुरामपुरी शाहजहांपुर। तो ये उत्तर प्रदेश का है। ये इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए। हाल ही में अगस्त 2025 गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नाम आधिकारिक परशुरामपुरी कर दिया है। भारत में के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्रेस सेवा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है तो अखबारों पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल और तेज बनाना। भारत में पारदर्शिता बढ़ाने और प्रक्रियागत देरी को कम करने के उद्देश्य से हाल ही में अगस्त 2025 भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ने प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया। इस डिजिटल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म में अखबारों और पत्रिकाओं के पंजीकरण और सरल और तेज बनाने के तैयार किया गया है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए।
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेपाल को रूबेला उन्मूलन से सत्यापित किया है। रूबेला को प्रायः जर्मन खसरा भी कहा जाता है। इसका आंसर है बी। दोनों ही सही है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को रूबेला उन्मूलन से सत्यापित किया गया। रूबेला, जिसे जर्मन खसरा भी कहा जाता है, एक वायरल संक्रमण है। इसका कारण रूबेला वायरस है, जो टोगाविरिडे परिवार का एक एकल रज्जु आरएनए वायरस है। दोनों ही आंसर सकते हैं। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत को इसके कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुना गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1977 में यूनेस्को के तत्वाधान में की गई थी। दोनों ही सही है। एशिया प्रसारण विकास संस्थान, भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव 1921 अगस्त 2025 के बीच फुकेट, थाईलैंड में आयोजित एआईबीटी की 23वीं महासभा के दौरान हुआ और भारत ने सर्वाधिक मत प्राप्त किए। यह भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि भारत ने आखिरी बार वर्ष 2016 में आईआईबीटी कार्यकारी परिषद अध्यक्ष का पद संभाला था। यह एक अनूठा क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1977 में यूनेस्को के तत्वाधान में की गई थी। वर्तमान में इसके 45.92 से अधिक सदस्य संगठन जुड़े हैं, जिनमें शामिल हैं 26 सरकारी सदस्य, जिनका प्रतिनिधित्व 48 राष्ट्रीय प्रसारकों द्वारा किया जाता है। एशिया प्रशांत, यूरोप, अफ्रीका, अरब राज्यों और उसकी उत्तरी अमेरिका में फैले 28 देशों और क्षेत्रों में 44 संबद्ध सदस्य। भारत इसका संस्थापक सदस्य और प्रसार भारती भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हुए शामिल है। अगस्त 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। तो सर्गियो गोल, हाल ही में अगस्त 2025 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सहायक सर्गियो गोल को भारत में अमेरिकी के राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशिया कार्यों के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। वे एरिक गारसेटी का स्थान लेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा दुलुंग रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। भारतीय सशस्त्र बल अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास असम के लखीमपुर जिले में दुलुंग रिजर्व फॉरेस्ट में स्थित दुलुंग मुख्य फायरिंग रेंज में बड़े पैमाने पर अभ्यास शुरू करेंगे। तो इसका आंसर सी, यानी कि असम। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की वर्ष 2023 में लंदन की एक निजी यात्रा के लिए सरकारी धन के दुरुपयोग के लिए आरोप में गिरफ्तारी हुई थी? तो ए श्रीलंका। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की वर्ष 2023 में लंदन की एक निजी यात्रा के लिए सरकारी धन के दुरुपयोग करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई। श्री विक्रमसिंघे वर्ष 2022 और 2024 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? तो केरल। केरल भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य। केरल भारत का पहला 100% डिजिटल रूप से साक्षर राज्य बन गया, जिसके तहत राज्य ने प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य 5 वर्ष से या अधिक आयु का कंप्यूटर चलाना और इंटरनेट का उपयोग सिखाया है। यह व्यक्ति वर्ष 2023 में शुरू किए गए डिजी केरलम कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य सभी निवासियों तक, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, डिजिटल क्रांति और ई सेवा को विस्तार करना। ये केरल की पूर्व अक्षय परियोजना पर आधारित है, जिसे मलप्पुरम को भारत का पहला ई साक्षर जिला बनाया था। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्विट्जरलैंड ने विश्व भर में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। इसमें भारत 69 देशों में 41वें स्थान पर, जो पिछली रैंकिंग की तुलना में सुधार दर्शाता है। तो एक और दो दोनों। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने नवीनतम विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग जारी की। इसमें स्विट्जरलैंड ने 100 अंक प्राप्त किए हैं। इससे स्विट्जरलैंड ने दुनिया भर में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। इसमें भारत 69 देशों में 41वें स्थान पर है, जो वर्ष 2024 के 39वें स्थान से 2 स्थान नीचे है। रैंकिंग में शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाएं। स्विट्जरलैंड 100 अंक, सिंगापुर 99.44 अंक, हांगकांग 99.22 अंक, डेनमार्क 97.51 अंक, संयुक्त अरब अमीरात 96.09 अंक। आर्थिक प्रदर्शन में भारत 27वें स्थान पर है। यह एक एवं सरकारी और व्यावसायिक दक्षता में भारत क्रमशः 45वें स्थान और 25वें स्थान पर बना हुआ है। हाल ही में नासा और आईबीएम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए गए अभूतपूर्व एआई मॉडल का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य सौर तूफानों की भविष्यवाणी करना है? तो डी सुप्रिया। मॉडल सूर्य, नासा और आईबीएम ने सौर तूफानों की भविष्यवाणी में क्रांति लाने के लिए अभूतपूर्व एआई मॉडल सूर्य का अनावरण किया है।
या हर 12 सेकंड में कई तरंग दैर्ध्य में भी सूर्य की तस्वीरें लेता है, जिसका उद्देश्य उनकी मौसम को समझने और पूर्वानुमान लगाने के हमारे तकनीक तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। आईबीएम के सहयोग से विकसित और नासा की सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ने इसे 9 वर्षों से अधिक समय के निरंतर डेटा पर प्रशिक्षित सूर्य और गतिविधि की विशाल धाराओं को विश्लेषण करके और ज्वालाओं को और विस्फोटों की शुरुआत संकेतों का पता लगाया है। 23 अगस्त 2025 को दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। इस वर्ष के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह का विषय आर्यभट्ट से गगनयान प्राचीन ज्ञान की अनंत संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को दूसरा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिन 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक पृथ्वी को पहुंचाने और प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा पर ले जाने के प्रयास में मनाया जाता है। इसमें जिससे भारत चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला चौथा दक्षिण ध्रुव के पास पहुंचने वाला देश बनेगा। इस वर्ष के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह का विषय आर्यभट्ट से गगनयान प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं है। हाल ही में चर्चा में रहे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के संदर्भ में यह प्रणाली दुश्मन के लड़ाकू विमान ड्रोन एवं क्रूज मिसाइल जैसे खतरों को अलग अलग स्तर पर रोकने और हवा में मार गिराने में सक्षम है। डीआरडीओ ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से इस प्रणाली को तैयार किया है। तो इसका जो आंसर है वो बी यानी कि दोनों सही है। भारत इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम भारत ने एक बड़ी रक्षा उपलब्धि हासिल करते हुए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया। परीक्षण 23 अगस्त को ओडिशा तट से किया गया है। डीआरडीओ ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से प्रणाली को तैयार किया है। यह एक बहुत स्तरीय हवाई रक्षा प्रणाली है जिसमें क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल और लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन शामिल है। यह प्रणाली दुश्मन से लड़ाकू विमान ड्रोन हेलीकॉप्टर क्रूज मिसाइल से खतरों को अलग अलग स्तर पर रोकने और हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित हेतु विचार करें। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में इसका उद्घाटन किया। यह आयोजन वीर विठल भाई पटेल के पहले भारतीय स्पीकर के रूप में चुने जाने के 100वें वर्षगांठ को समर्पित है। इसका आंसर सी केवल दो। अखिल भारतीय स्पीकर महासम्मेलन केंद्रीय महामंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा में आयोजित अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। यह 2 दिवसीय आयोजन वीर भट्टल भाई पटेल के पहले भारतीय स्पीकर के रूप में चुने जाने की 100वीं वर्षगांठ को समर्पित है। इसका आयोजन दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में किया गया। इसमें देश भर की राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधान परिषदों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष शामिल हुए। इसके साथ ही अमित शाह ने एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जिसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से लेकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और भारत की पहली संसद तक का इतिहास दिखाया गया है। हाल ही में अगस्त 2025 केंद्रीय कैबिनेट ने फोर्टिफाइड चावल योजना का खूब कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी थी। तो दिसंबर 2028 तक फोर्टिफाइड राइस योजना हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने फोर्टिफाइड चावल योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इस महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य केंद्रीय पहल को 17 लाख 82 करोड़ के बजट का समर्थन प्राप्त है। इस योजना वर्ष 2018 में एनीमिया प्रूफ भारत पहल के शुभारंभ के साथ शुरू हुई। इसका उद्देश्य फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के माध्यम से एनीमिया को कम करना। चावल को फोर्टिफाइड करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। स्वास्थ्य लाभों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2022 में इसे देशव्यापी रूप से लागू करने की मंजूरी दी थी। अगस्त 2025 में किस देश ने उत्तरी हिंद महासागर एवं ओमान की खाड़ी में सस्टेनेबल पावर 1704 नामक एक बड़े पैमाने पर मिसाइल प्रयास किया था। ईरान ने 21 अगस्त 2025 को उत्तरी हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी में सस्टेनेबल पावर 1704 इक्तेदार 1704 नामक एक 2 दिवसीय मिसाइल प्रयास शुरू किया। यह अभ्यास 12 जून 2025 को इसराइल के साथ हुए 12 दिवसीय युद्ध के बाद ईरान का पहला बड़ा सैन्य अभ्यास था। 25 अगस्त 2025 को सी डॉट ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। इसका पूर्ण रूप क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT जो दूरसंचार संचार विभाग संचार मंत्रालय सरकार के तहत एक स्वायत्त दूरसंचार परिसंचार और विकास केंद्र ने 25 अगस्त 2025 को दिल्ली परिषद के 42वां स्थापना दिवस मनाया। सरकार द्वारा वर्ष 1984 में इसकी स्थापना की गई। एडीआर रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में इसके अनुसार तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी फिर आपराधिक मामलों वाले मुख्यमंत्री हैं। इसके अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। सी इसका आंसर यानी कि दोनों सही है।
एडीआर रिपोर्ट 2025 एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने हाल ही में भारत के सर्वाधिक आपराधिक मामले दर्ज मुख्यमंत्री और सबसे धनी मुख्यमंत्री सबसे संबंधित रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवती रेड्डी सीट्स आपराधिक मामले वाले मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एक सबसे अमीर मुख्यमंत्री है। इसके विपरीत पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे कम संपत्ति लेकर 15.38 लाख रुपए घोषित किए, जो पूरी तरह से चल है। उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। एडीआर के नए विश्लेषण से पता चला है कि भारत के 40% मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामला दर्ज है, जो राजनीति के अपराधीकरण की मौजूदा मुद्दे को उजागर करता है। राज्यों यूटीज के 30 मौजूदा मुख्यमंत्रियों में से 12 मुख्यमंत्री 40% ने आपराधिक मामले घोषित किए। 10 मुख्यमंत्रियों 30% पर गंभीर आपराधिक आरोप है, जिनमें हत्या का प्रयास, रिश्वतखोरी और आपराधिक धमकी शामिल है। 1 अगस्त 25 में प्लाजा कर्मचारियों की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम है विकास समृद्धि सक्षम और आरोहण। इसका आंसर है डी, आरोहण। इसका एक्सप्लेनेशन, आरोहण परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा कर्मचारियों की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आरोहण परियोजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य वित्तीय बाधाओं को दूर करना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण पूर्ण शिक्षा तथा तक समान पहुंच प्रदान करना है। इसके अंतर्गत कक्षा 11 से स्नातक के अंतिम वर्ष में 500 छात्रों को शामिल किया जाएगा। प्रत्येक छात्र को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 12,000 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अतिरिक्त स्नातकोत्तर और उच्च शिक्षा के इच्छुक 50 मेधावी छात्रों को 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के तहत किया गया था और इसे फरवरी 1995 में क्रियान्वित किया गया था। अगला 133वां, हाल ही में कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है? तो इसका आंसर है भी सुंदरबन टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन टाइगर रिजर्व 3,629.57 वर्ग किलोमीटर के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। 2025 में इसमें दक्षिण चौबीस परगना जिले की 3 रेंज मचला रैंती और रामगंगा कुल 1044.68 वर्ग किलोमीटर जोड़ा गया। आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व 3,727.82 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा है। हालिया नियुक्ति के संदर्भ में सूची, तो इसमें जो बी है वो सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति भी इस तरीके से ये है कि A3 और B2 और C1 और फिर B4 है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर उर्जित पटेल और भारत के कनाडा में अगले उच्चायुक्त तो दिनेश के पटनायक। 2 का 2 ये तो है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष एवं मुख्य जोखिम अधिकारी तो डॉक्टर राजीव रंजन। तो इसका विश्लेषण, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के पूर्व सदस्य डॉक्टर राजीव रंजन को अपना उपाध्यक्ष एवं मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है। डॉक्टर रंजन का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। भारत सरकार ने मणिपुर कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी अनीस दयाल सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। साथ ही राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त एनएसए नियुक्त किया गया है। यह प्रथमता है जब इस पद पर नियुक्ति की गई है। भारत ने स्पेन में वर्तमान राजदूत दिनेश के पटनायक को कनाडा में उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। कनाडा ने अनुभवी राजनयिक क्रिस्टोफर क्रूटर को नई दिल्ली में अपना एक नया उच्चायुक्त नियुक्त करने की भी घोषणा की है। केंद्र सरकार ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल को 3 वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने को मंजूरी दी है। 2016 में रघुराम राजन के बाद आरबीआई के 24वें गवर्नर बने थे। प्रधानमंत्री जन धन योजना के संबंध में निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। हाल ही में इस योजना के प्रारंभ के 8 वर्ष पूरे किए। इसका उद्देश्य व्यापक वित्तीय समावेशन लाना और देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। वो सही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना को 28 अगस्त वर्ष 2014 में शुरू को 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह एक वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है। इसका उद्देश्य व्यापक वित्तीय समावेशन लाना और देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। यह योजना बुनियादी बचत
खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण, धन, पेंशन सुविधा, सीमा और पेंशन जैसी कई वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करती है। अगला 136, हाल ही में देश किस संस्था ने भारत के 19 शहरों में सितंबर 2025 के लिए गृहस्थियों की मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण का नया दौर शुरू किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक। गृहस्थियों की मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण, भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2025 के लिए अपने गृहस्थियों की मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण का नया दौर शुरू किया। यह सर्वेक्षण भारत के 19 शहरों में किया जा रहा है। यह तिमाही सर्वेक्षण आम जनता की मौजूदा और भविष्य की कीमतों की धारणा को समझने के लिए किया जाता है और भारत के मौद्रिक नीति ढांचे के बेहद अहम इनपुट प्रदान करता है। 19 शहर चुने गए जिनमें शामिल है मेट्रो शहर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, राज्य की राजधानियां और अन्य अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू, लखनऊ, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम। हाल ही में चर्चा में रहे ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास की शुरुआत किन दो देशों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई? तो मिस्र और अमेरिका। ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास भारत के मिसाइल सशस्त्र बलों और मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के 700 से अधिक सशस्त्र बल मिस्र से 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 तक अभ्यास ब्राइट 2025 में भाग लेने के लिए तैयार है। यह मिस्र द्वारा अमेरिका के साथ मिलकर वर्ष 1980 से आयोजित एक बहुपक्षीय अभ्यास है। इस क्षेत्र में सबसे बड़े त्रिसेवा बहुपक्षीय अभ्यासों में से एक है। यह अभ्यास प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इसका पिछला अभ्यास वर्ष 2023 में हुआ था, जिसमें भारत सहित कई देशों ने अपने सैनिकों के साथ भाग लिया था। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी यूडीआईएससी 25-26 रिपोर्ट के अनुसार फाउंडेशन मूलभूत स्तर पर छात्र छात्र शिक्षक अनुपात है 2:10। यूडीआईएससी प्लस 2025-26 रिपोर्ट के हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारत में स्कूली शिक्षा में एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस 2024-25 पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। यूडीआईएससी प्लस आरंभ किए जाने के बाद किसी शैक्षणिक वर्ष में पहली बार 2024-25 शिक्षकों की कुल संख्या 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। फाउंडेशन मूलभूत प्रिपरेटरी, प्रारंभिक, मिडिल मिडिल मध्य और सेकेंडरी माध्यमिक स्तरों पर छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर क्रमशः 10, 13, 17 और 21 है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुशंसित 1:30 के अनुपात से काफी बेहतर है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में पिछले 2 वर्षों 22-23 और 23-24 की तुलना में प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तरों पर स्कूल छोड़ने की दर में उल्लेखनीय कमी आई है। प्रारंभिक चरण में यह पिछले वर्ष की तुलना में 3.7% से घटकर 2.3%, मध्य चरण में 5.2% से घटकर 3.5% और माध्यमिक स्तर पर 10.9% से घटकर 8.2% हो गई है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 ने सभी शैक्षिक स्तरों फाउंडेशन, मूलभूत, प्रिपरेटरी, प्रारंभिक, मध्य और सेकेंडरी छात्रों प्रति धारणा में सकारात्मक रुझान दिखा है। फाउंडेशन स्तर पर 98.0% से बढ़कर 98.9%, प्रिपरेटरी स्तर पर 85.4% से 92.4%, मिडिल स्तर पर 78.0% से 80.8% और सेकेंडरी स्तर पर 45.6% से 47.2% हो गई है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान मध्य और माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ। मध्य स्तर पर जीईआर 2023-24 में 89.5% से बढ़कर 90.3% हो गया है, जबकि माध्यमिक स्तर पर यह 66.5% से बढ़कर 68.5% पहुंच गया है। यूडीआईएससी पर जो 18-19 में डेटा प्रविष्टि में तेजी लाने, त्रुटियों को कम करने और डेटा गुणवत्ता में सुधार करने और डेटा सत्यापन को आसान बनाने हेतु शुरू किया गया था। या यूडीआईएससी का एक आधारित और उन्नत संस्करण जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012-13 में शुरू किया गया था। नुआखाई पर्व के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह मुख्य रूप से उड़ीसा में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण कृषि पर्व है। इस दिन किसान नई फसल के अनाज को देवता को अर्पित कर प्रकृति और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इसका आंसर डी है, यानी दोनों सही है। नुआखाई पर्व यह मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिशा के जिलों में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण कृषि पर्व है। इस दिन किसान नई फसल के अनाज को देवता और अर्पित कर प्रकृति और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यह भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाता है। नुआखाई का शाब्दिक अर्थ है नया खाना। नुआ नया खाई खाना। या पर्व गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को आधिकारिक रूप से विश्व झील दिवस घोषित किया है? 27 अगस्त को।
संयुक्त राष्ट्र 2024 प्रस्ताव ए आर ए RES /79/142 के माध्यम से 27 अगस्त को आधिकारिक रूप से विश्व झील दिवस घोषित किया। यह दिन 27 अगस्त 1984 को वीवा झील के तट पर आयोजित प्रथम विश्व झील सम्मेलन की स्मृति में मनाया जाता है। सम्मेलन के वीवा झील जापान यह दिन 27 अगस्त 1984 को वीवा झील के तट पर आयोजित प्रथम विश्व झील सम्मेलन की स्मृति में मनाया जाता है। वीवा झील जापान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो शिगा प्रांत में स्थित है। जापान के लिए पानी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये रिपीट करके मैंने देखा 27 अगस्त 1984 को। हाँ, इम्पोर्टेंट। हाल ही में खेल मंत्री मनसुख मांडविया कहाँ पर भारत के पहले मोंडो ट्रैक कहाँ उद्घाटन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली। भारत का पहला मोंडो ट्रैक मिला। श्री मनसुख मांडविया ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में देश के पहले मोंडो ट्रैक का उद्घाटन किया। यह ट्रैक विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए तैयार है। मुंडो ट्रैक का निर्माण दो परत वाले वल्केनाइज्ड रबर से होता है जो खिलाड़ियों को चोट से बचाने और बेहतर प्रदर्शन में मदद करता है। मोंडो ट्रैक एक प्रकार की सिंथेटिक पूर्व निर्मित रनिंग ट्रैक सतह है जिसे मोंडो वर्ल्ड वाइड कंपनी द्वारा ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स के लिए डिजाइन किया गया है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। इसे हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश को आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है। केवल एक सही है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 छब्बीस 16वां संस्करण। विद्युत मंत्रालय ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 जारी किया। यह वित्तीय वर्ष 2023-24 के 36 भारतीय राज्य यूटी के दक्षता प्रदर्शन का आकलन करता है। इसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के सहयोग से विकसित किया गया था। सूचकांक के अनुसार शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य क्रमशः महाराष्ट्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा है। इसमें 7 प्रमुख मांग क्षेत्रों में 66 संगठनों के साथ एक उन्नत कार्यान्वयन केंद्रित ढांचा शामिल है जिनमें इनमें शामिल है भवन उद्योग, नगर पालिका सेवाएं, परिवहन, कृषि, बिजली वितरण कंपनियों विभिन्न क्षेत्रों की पहल। इसमें राज्य को अग्रणी कुल मूल्यांकन स्कोर का 60% अधिक सफल 50 से 60% दावेदार 30 से 50% और आकांक्षी 3% के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें आगे कुल अंतिम ऊर्जा उपभोग के आधार पर समूहों में विभाजित किया गया है। तो प्रत्येक समूह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में राज्य इस प्रकार है। समूह 1 15 MTOE महाराष्ट्र, 2 आंध्र प्रदेश, समूह 3 त्रिपुरा असम, समूह 4 त्रिपुरा SEI 23 की तुलना में विभिन्न राज्यों की संख्या 7 से घटाकर 5 हो गई जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु की स्थिति यथावत है। तो राज्य असम और केरल सफल श्रेणी में है जबकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को दावेदारी की श्रेणी में रखा गया है। अगला कथन पर विचार। हाल ही में भारत में BIO-3 नीति के तहत अपना पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया गया। NBN का एक सहयोगात्मक राष्ट्रीय स्तर का मंच है जिसमें वो 6 प्रमुख बायोटेक्नोलॉजी संस्थान शामिल है। तो एक और दो दोनों सही है। अगले 144 अगस्त 2025 भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा कहाँ शुरू हुई? तो सानंद गुजरात से। केंद्र सरकार द्वारा आदि वानिकों के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। तो इसकी आदिवासी भाषाओं को AI संचालित अनुवाद प्रदान करना। अगला 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखितों के विचार। ये चैंपियनशिप कजाकिस्तान के सांकेत में आयोजित की गई थी। भारत ने पहली बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो इसका आंसर भी यानी कि दोनों ही सही है। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो नोएडा। अगस्त 2025 में भारत की पहली व्यापक मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर लागू किया गया था? तो NH-48। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में शंघाई शिखर सम्मेलन की पूर्ण सत्र को संबोधित किया था। चीन की अध्यक्षता में वर्ष 2025 SCO के सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया। आंसर डी और एक और दो दोनों सही है। 50 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग द्वारा ई गवर्नेंस सेवाओं के हालिया अगस्त 2025 अखिल भारतीय संकेत के बाद किस राज्य
राज्यों में नागरिकों के लिए सबसे अधिक डिजिटल सेवाएं उपलब्ध हैं, तो भी महाराष्ट्र। इस तरीके से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अगला जुलाई का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब।